स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। पीके एक बड़े मज़ेदार व्यक्ति हैं। आप कहेंगे कि क्यों? देखिए, पीके जब किसी बात को कहते हैं, और उन्होंने कई राज्यों में कई पार्टियों के लिए काम किया है और कई राज्यों में उन्होंने सफलता भी दिलवाई है, तो कोई बात कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा वजन होता है। पीके का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जो एंकर था वो उसने सवाल कई सारे ऑप्शन दिए, तो उसमें पीके ने कहा कि देखिए ढेर सारी समस्या हैं। कांग्रेस के पास नैरेटिव नहीं है, कांग्रेस के पास में लीडरशिप की प्रॉब्लम है। उसमें जो एक दो महत्वपूर्ण बात पीके ने कही, वो कहा कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी बीजेपी को काउंटर करेगी, जहां पर 20 साल से जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का जो मेंबरशिप ड्राइव होता है, जो बीजेपी कहती है कि उसके तकरीबन 17 से 20 करोड़ मेंबर हैं, कांग्रेस में ग्रास रूट लेवल पर ये मेंबरशिप ड्राइव 20 सालों से नहीं हुआ है। ये बात तो छोड़ दीजिए कि कांग्रेस को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब तक ग्राउंड पे आपकी मेंबरशिप ड्राइव तक नहीं हो रही, आपके बूथ लेवल पर बूथ का कार्यकर्ता इनरोल नहीं हो रहा, तो उस संगठन को आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो किसी ऐसी शक्तिशाली पार्टी का मुकाबला करेगी। उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने ये भी बातें कही कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप और कांग्रेस में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, तो उसमें उनका जवाब था कि जो आपका वोट शेयर है, आपको जो वोट मिले हैं तकरीबन कुल मिलाकर 25 लाख वोट मिले हैं, जबकि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 25 करोड़ के आसपास वोट चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर स्केल करना हो तो 100 गुना ज़्यादा स्केल करना होगा आपको, जबकि कांग्रेस को 10 करोड़ वोट मिले हैं, उसको सिर्फ 15 करोड़ वोट की ज़रूरत है। कांग्रेस उस फासले को पाट सकती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के साथ में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो 10 करोड़ वोट मिलने के बाद भी 15 करोड़ ऐड नहीं कर पा रही है। तो सवाल है कि ये सब पीके की बातें मैं क्यों कर रहा हूं। हम प्योर पॉलिटिक्स में बात समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरह से असेंबली पोल के नतीजे आए हैं और उसके बाद जिस तरह से सरकार गठन की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे दोनों पार्टियों को समझने में हमें क्या संकेत मिलते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात फ्यूचर के उन ट्रेंड्स की। तो समझते हैं कि जो सरकारें जिन राज्यों में बन रही हैं बीजेपी की, जिसमें निश्चित रूप से एक राज्य में पंजाब में भगवंत मान बन चुके हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। जिन 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बनने हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की अगर आप उम्र देखें तो योगी आदित्यनाथ की उम्र 49 साल है। बाकी जो राज्य हैं उसमें अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की उम्र देखें, प्रमोद सावंत जिनकी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संभावना यह है कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री का ताज मिलेगा, उनकी उम्र 48 साल है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जो इस चुनाव में हार गए, लेकिन ढेर सारे विधायक उनके लिए लॉबी कर रहे हैं और ढेर सारे विधायक कह रहे हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी सीट पर ध्यान नहीं दिया, और चूंकि राज्य में बीजेपी को उन्होंने जिताया है तो इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनकी उम्र है 46 साल। फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी उम्र है 51 साल। जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र 57 साल है। प्रेमा खांडू जो कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र 42 साल है। इसी तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र है 53 साल। यानी कि जो बीजेपी के ज़्यादातर मुख्यमंत्री हैं वो अंडर 60 हैं, वो 40-45 साल से लेकर 53 और 60 के ब्रैकेट के मुख्यमंत्री हैं। अब कट टू हम कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस में G23 जो कि लगातार चुनाव में हार का मंथन कर रहा है, उसमें ज़्यादातर जो नेता हैं उन सब की उम्र 60+, 70+ है। वो सब कांग्रेस को रिवाइव या फिर कांग्रेस को एक दशा दिशा देने की बात कर रहे हैं, और उसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद, तमाम नेताओं के आप नाम गिन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं उम्र के अगले पड़ाव पर हैं। वैसे ही अगर कांग्रेस ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है, 5 सदस्यों की एक टीम बनी है जो कि जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है वहां पर कांग्रेस संगठन को और कैसे आगे ले जाना है, उनके अगर सदस्यों के नाम आप सुनेंगे तो उसमें G23 के सदस्यों ने ही खुद उस पर आपत्ति जताई है कि आप अजय माकन को कैसे उस मेंबर बना सकते हैं जो कि खुद पंजाब के प्रभारी होते हुए उन्होंने चुनाव को हरा दिया पंजाब में। वैसे ही जयराम रमेश जो मणिपुर के प्रभारी थे, उन्होंने मणिपुर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। वो मणिपुर की दशा दिशा तय करने के लिए उनको उसका सदस्य कैसे बनाया जा सकता है। वैसे ही देवेंद्र यादव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी थे, वैसे ही तमाम वैसे नेता उस कमेटी में शामिल हैं जिनका कि
राजनीतिक जो वजूद है वो खुद बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, और ज़्यादातर जो नेता हैं वो ड्राइंग बोर्ड के नेता हैं, ड्राइंग रूम के नेता हैं। सिर्फ अजय माकन को छोड़ दें क्योंकि अजय माकन ने चुनाव भी जीता है, बाकी जो ज़्यादातर नेता हैं वो ड्राइंग रूम के नेता हैं। अब सवाल है कि इससे क्या संकेत मिलता है। अभी इससे हम इसको एनालाइज करने से पहले प्रधानमंत्री ने कल एक बैठक बुलाई थी, और जिसमें प्रधानमंत्री ने जो उत्तराखंड के सांसद थे, दूसरे राज्यों के सांसद थे, उन सबसे भी उन्होंने मुलाकात की, और जो बीजेपी की लीडरशिप से भी उन्होंने मुलाकात की जो इन राज्यों से होकर चुनाव से निकले थे। प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं को एक बात कही जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। वो क्या बात थी? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वैसे लीडर को ग्रूम करना है जो अगले 25 साल तक बीजेपी को लीडरशिप पोजीशन में रख सकें। इसका मतलब है कि हमें यंग लीडरशिप को मौका देना है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे मंडल लेवल पर हो, चाहे वो राज्य की बीजेपी इकाई हो। यानी कि वैसे नेता जो 40 साल से लेकर 55 साल की उम्र के हों, जो कि अगले 25 साल तक यानी कि 70 साल 72 साल की उम्र तक वो हों, वो बीजेपी को अगले 25 साल तक, यानी कि जो प्रधानमंत्री का विज़न है वो 2022 और उसमें से 25 को ऐड कर लीजिए, यानी कि वो 2045 और 2050 को देख रहे हैं, उसके भविष्य को देख रहे हैं कि बीजेपी 2050 तक रूल कैसे करे। इसके लिए आप यंग लीडरशिप को पार्टी में मौका दें, चाहे वो सरकार में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या फिर कैबिनेट में मौका दें, या फिर राज्यों की इकाई में, चाहे मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पे, हर जगह पे आप यंग लोगों को मौका दें। और अगर आप देखें कि मुख्यमंत्रियों के अलावा भी जो बीजेपी का जो प्रोफाइल है, लीडरशिप है, एमपी एमएलए, उन सब में वो ड्रास्टिकली एज का जो गैप है वो कमा है, यानी कि 65 साल 70 साल वाले जो सांसद और विधायक हैं वो लगातार कमते जा रहे हैं। यंग जो लीडरशिप है वो इवॉल्व हो रही है। दूसरा जो उनका मैसेज था कि इन सारे जगहों पर कास्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें कि ओबीसी जातियां, जिसमें कि एससी जातियां, जिसमें कि दलित जातियां, जिसमें कि महिलाएं, हर बूथ पर ये सारे कास्ट कॉम्बिनेशन और महिलाओं को अच्छी संख्या में जगह मिलनी चाहिए। उसका मैसेज इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूपी जैसे राज्य में जहां पर बाइपोलर पॉलिटिक्स, जिस तरह से अखिलेश ने फाइट किया और वहां की राजनीति एक तरह से बाइपोलर हो गई थी, चुनाव बाइपोलर हो गया था, उसमें भी बीजेपी ने बड़े अच्छे वोट शेयर के साथ वहां पे चुनाव जीता है। तो उसकी एक बड़ी वजह थी कि बीजेपी का जो बूथ लेवल है, जो मंडल लेवल है, वहां पर सारे कास्ट के लोगों को जगह मिली है, जिसमें कि महिलाएं हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इस तरह की सारी जातियों को एक रेनबो कोलिशन तैयार हुआ है जो बीजेपी को वोट देता रहा है और बीजेपी को जिता रहा है। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि क्या कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है अब इस आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स का, या फिर एज सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि जो यंग लीडरशिप है वही इस पूरी जो चुनावी अर्थमेटिक है, जो चुनाव को ड्राइव करेगी, जितना जो ज़्यादा यंग होगा उसको मौका दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की लीडरशिप, फ्यूचर की पार्टी पॉलिटिक्स को लीड करेगा? नहीं, जो एज है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आगे के भविष्य के हिसाब से उस लीडरशिप को तैयार करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कांग्रेस और बीजेपी में? डिफरेंस क्या है? कांग्रेस ने यंग लीडर को, वैसे यंग लीडर को मौका दिया है जिनका कोई ग्रास पे कोई कनेक्ट नहीं है। मसलन उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो एक बार के एमएलए हैं, ग्रास पे उनका कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनको उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया। बीजेपी में देखें कि बीजेपी में उन लीडर को मौका दिया जा रहा है, जैसे कुशवाहा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाजिल नगर से ये जीते हैं, इनके फादर जो थे, जो पिता थे, वो भी विधायक थे। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो जॉइंट ओबीसी लीडर हैं, उनको हराया है। तो कुशवाहा कम्युनिटी के एक लीडर को कैसे आगे कल्टीवेट किया जाए, इसलिए बीजेपी हो सकता है कि दिनेश कुशवाहा को योगी मंत्रिमंडल में भी जगह दे दे। तो किस तरह से कास्ट और एज दोनों ऐसे फैक्टर हैं, और साथ में एक्सपीरियंस, नैरेटिव, चुनाव का नैरेटिव, ये सब तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ में जो कास्ट कोलिशन है वो महत्वपूर्ण है, जो आपका एज फैक्टर है वो महत्वपूर्ण है, और आपकी ग्राउंड पे कितनी कनेक्टिविटी है। अगर आप जिस तरह के बिना जनाधार वाले नेता को मौका देंगे और वो सारे जो कांग्रेस के छत्रप हैं वो उन राज्यों में जाकर जो राज्यों के छत्रप हैं उनके ऊपर एक तरह से इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। मसलन कि
अशोक गहलोत का उदाहरण ले ले। अशोक गहलोत एक मास लीडर हैं, जनाधार वाले लीडर हैं, कांग्रेस को उन्होंने लगातार सफलता दिलवाई है। लेकिन वहाँ पर अगर आप अजय माकन को भेज देते हैं इंचार्ज बनाकर, आप अगर पंजाब में अमरिंदर सिंह को गाइड करने के लिए अजय माकन को भेज देते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ऐसे ही किसी लाइट वेट नेता को आप इंचार्ज बनाकर भेज देते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। अगर आपको इंचार्ज बनाना है तो किसी वैसे ग्रास रूट लेवल के लीडर को जिसके पास अनुभव भी है और जो कि कहीं ना कहीं उसने उस राजनीति को देखा है पिछले सालों में, उसको अगर आप इंचार्ज बना देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का उसमें भला होगा। वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उस राज्य को समझ सकेगा, सबको साथ लेगा। बीजेपी की अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से बीजेपी में उन नेताओं को जहाँ पे ग्रास रूट कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीचे के स्तर से उठकर आए हैं, जैसे कि कुशवाहा का एग्जाम्पल लिया, वो जमीन से उठकर आए हैं और उन्होंने जमीन से उठकर स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया है। वैसे ही जिस तरह से अजय सिंह लल्लू जो कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट थे यूपी में, उनको जो हराने वाले बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ग्रास रूट से उठकर आए हैं, जमीन से बूथ ब्लॉक लेवल की राजनीति कर आए हैं और उन्होंने लल्लू को हरा दिया। तो ऐसे नेताओं को अगर ग्रूम करेंगे तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में आपके लिए, उस पार्टी के लिए एक एसेट की तरह होंगे। लेकिन अगर आप किसी पैराड्रोप कैंडिडेट को इंचार्ज बनाएंगे, उनको उस कमेटी में शामिल करेंगे, तो उसमें कोई कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स के जो संकेत हमें मिलते हैं, वो आने वाले इन राज्यों में मुख्यमंत्री का जो चयन और वहाँ की जो कैबिनेट बनेगी, उससे काफ़ी बड़ा संकेत मिलेगा। जैसे कि यूपी की बात कर लें तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी को जाटव वोट मिला है, मायावती का एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी को मिला है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि जाटव का कोई नेता निश्चित रूप से कैबिनेट में हो, चाहे वो बेबी रानी मौर्य हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में या असीम अरुण हो, जाटव का एक चेहरा होना चाहिए। वैसे ही जो ब्राह्मण हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दिनेश शर्मा को हो सकता है कि हटा दिया जाए, उनकी जगह किसी यंग ब्राह्मण फेस को मौका दिया जाए। तो इस तरह से किस तरह से कैबिनेट बनेगी यूपी की, उत्तराखंड की, गोवा की और मणिपुर की, वो एक संकेत देगी कि किस तरह से बीजेपी की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, वो उसका एक बड़ा संकेत होगा। और जब आप उसको कांग्रेस से तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की बुरी गति होने के कारण क्या हैं, क्या ऐसे फैक्टर हैं। जिस पार्टी के पास नैरेटिव नहीं है, जिस पार्टी के पास लीडर नहीं है, जिस पार्टी के पास ग्रास रूट पे कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव नहीं हुई है, जहाँ पर इंचार्ज बना जाते हैं वैसे हेलीकॉप्टर नेता को, तो इसलिए उस पार्टी का 10 करोड़ वोट होने के बाद भी वो पार्टी 50 के आंकड़े से ऊपर नहीं बढ़ रही है लोकसभा में। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते हैं।